आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज की बड़ी खबर में बात उस बड़े मुद्दे की जो पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार ये युद्ध खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। एमओयू पर साइन हो जाते हैं वर्चुअली, लेकिन उसके बाद फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है। तो सवाल यही है कि भाई आखिरकार अब जब सब मिल रहे हैं, सब लोग वहां पहुंच गए हैं, क्या इतिहास लिखने की वाकई में तैयारी हो रही है या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की ज्वाला भड़कने वाली है। स्विट्जरलैंड में आज अमेरिका और ईरान आमने सामने होने वाले हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वांस स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, जबकि जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पहले से ही वहां मौजूद हैं। वैसे स्विट्जरलैंड पहुंचने से पहले ही जेडी वांस ने साफ कर दिया था कि उन्हें परमाणु और लेबनान में युद्ध विराम के मुद्दों पर आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं इस मीटिंग में ईरान का नेतृत्व गलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। वहीं इस बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने में मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान और कतर भी हिस्सा ले रहे हैं। कतर नंबर 1 मीडिएटर है, नंबर 2 पे पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान ने बहुत इंतजार किया था कि भाई मौका मिलेगा, इनविटेशन आएगा कि नहीं स्विट्जरलैंड तक, खूब उसका माहौल बना था, लेकिन आखिरकार इंतजार करते करते पाकिस्तान को न्योता मिल ही गया है। तो कूटनीति की इमेज इस वक्त स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में सज चुकी है। समझौते के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, 60 दिनों के रोड मैप पर चर्चा होनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बातचीत की स्याही बारूद की आग को बुझा पाएगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन शांति का फॉर्मूला तलाशने के लिए मिलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और इसी बीच इजराइल ने भी अमेरिका और ईरान की डील बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि अगर कोई इसके सबसे ज्यादा खिलाफ है, अमेरिका भी एक वे आउट चाहता है इस जंग से, इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, होम जो क्राउड है पूरा का पूरा वो काफी नाराज है, तो होम फ्रंट पे ट्रंप को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इजराइल है जो लगातार लेबनान पर हमले कर कर ईरान को उकसा रहा है और कहीं ना कहीं जो पूरी डील हुई है उसमें वो डील को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या स्विट्जरलैंड में शांति की पटकथा वाकई में लिखी जाएगी, और लिखी जाएगी तो कब तक उस पर अमल होगा? क्योंकि हमने देखा था जो वर्चुअल सिग्नेचर होते हैं उसका क्या हश्र हुआ था थोड़ी देर बाद, या फिर हॉर्मुज से लेकर बेरूत तक जंग का और ज्यादा भीषण और नया अध्याय खुलने वाला है। तो डिप्लोमेटिक एंगल से इन तमाम चीजों को समझेंगे, क्योंकि अगर हम कहें कि भाई एक जंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो मीट हो नहीं रहे हैं, तो फिर ये जंग किस बिना पर रुक रही है, जीत कौन रहा है, सरेंडर कौन कर रहा है, एमओयू 60 दिन तक टिकेगा कि नहीं, 60 दिन में क्या कोई नई तैयारी, कोई नई कूटनीति बनाई जाएगी दोनों तरफ से, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और दुनिया को कितनी राहत मिलेगी। क्योंकि यार बात देखिए, जंग दोनों देशों के बीच में हो रही है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया है, जो आर्थिक मंदी का कारण बन रहा है, स्लो डाउन का कारण बन रहा है और महंगाई का कारण बन रहा है। और अगर ये जंग आज यहां रुक भी जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली फाइनली खुल भी जाता है, तो बैकलॉग इतना ज्यादा है कि इसके जो इफेक्ट हैं, यानी कि जो महंगाई बढ़ी है, जो क्राइसिस हुआ है, उसको जाते जाते भी एक लंबा वक्त लग सकता है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा है हमारे साथ, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ेंगी, हमारे साथ पूर्णिमानाथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यूएसए से इस वक्त जुड़ेंगी, नजर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मिडिल ईस्ट से इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कार्तिक गौर हैं स्ट्रैटेजिक एडवाइजर दुबई से। लेकिन कूटनीति का मामला है और दीपक वोरा जी से बेहतर कौन इसको समझ सकता है, बता सकता है। दीपक जी, भैया कौन सी नूरा कुश्ती चल रही है? एक तो समझ में नहीं आता है कि जंग करी क्यों थी, और फिर जब ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हुए तो जंग कैसे खत्म हो जाती है और दोनों ही पार्टियां जीत जाती हैं। वर्चुअल सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है। माने तो क्या माने, चल क्या रहा है ये? सर आप शायद म्यूट पे हैं, आप इसको अनम्यूट कर लेंगे अपने ऑडियो को प्लीज। मैं तो ऑडियो अनम्यूट है। यस, नाउ इट्स फाइन। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, बेटर सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको और जो हमारे मेहमान हैं सबको इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं। आज सुबह में दिल्ली की राजधानी राज किले पे गया था, वहां पे मैंने संबोधित किया था, 25,000 लोग आए थे, ब्रह्मा कुमारी ने उनका आयोजन किया था। इट वाज अमेजिंग, इट वाज ट्रूली वंडरफुल। दूसरी चीज, योगा तो कर दिया, तब मैं यहाँ तो बैठ के योगा नहीं करूंगा, लेकिन आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो कहिए तो गा के सुना दूं क्या हो रहा है। वंडरफुल डे बेटा, मेरी आवाज ऐसी नहीं है। नाउ जो आपका अभी मुद्दा है ना, किसके पास चाबी है शांति की मिडिल ईस्ट में? हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशियल आउटसाइड मीडिएटर रहा है, डिप्लोमेसी, मिलिट्री एड, लीवरेज विद रीजनल पार्टनर्स, वो अमेरिका रहा है। फिर बाकी लोग जो हैं कहते हैं हमारे पास चाबी, वो ईरान है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतार, इजिप्ट।
संयुक्त राष्ट्र संघ तो बिल्कुल बेकार की संस्था है, टोटली इररेलेवेंट। जब हम छोटे होते थे सर, हमारे जो मेहमान दुबई से जुड़े हैं, तो हम लोग मिठाई लेने जाते थे और पैसे नहीं होते थे, तो वो हलवाई की दुकान के शीशे के दरवाजे पे अपनी नाक ऐसे लगा के अंदर झांकते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ भी वही करता है। इट हैज नो, कुछ नहीं बोला किसी ने, उसको बुलाया नहीं है किसी ने, उसका कोई जिक्र नहीं किया। इसराइल बहुत बड़ा रेलेवेंट प्लेयर है। हम डिप्लोमेट्स बेटा, हम दरवाजा खोल सकते हैं, सरकारें अग्रीमेंट साइन कर सकती हैं, मध्यस्थता करने वाले तनाव कम कर सकते हैं, लेकिन शांति आती है जब पॉपुलेशन और लीडर्स ऑन द ग्राउंड वो कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट करते हैं, और पॉलिटिकल चेंज से ये इंस्टीट्यूशंस इंसुलेटेड होती हैं। तो इतना ही कहूंगा बेटा कि चाबी तो बहुतों के पास है पीस की, छल्ला किसी एक के पास नहीं है। और इसीलिए अभी हम नहीं कह सकते कि ये कितनी जल्दी जंग रुकेगा। मेरा अपना मानना है कि इजराइल का जो रोल है, अच्छा देश है बुरा देश है, दैट्स नॉट फॉर मी टू कमेंट, लेकिन इजराइल नहीं रुकेगा। ही डजंट केयर कि आप जितने मर्जी अग्रीमेंट साइन कर लो, जब तक मेरा सर्वाइवल अश्योर्ड नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा। मैं हिजबुल्लाह को खत्म करे बिना नहीं रुकूंगा। यानी तो युद्ध Now, थोड़ी देर के लिए अगर फाइनल ये कह देता हूं बेटा, हाँ, फाइनल चीज, हाँ, मेरा मानना है कि एक ही तरीका है इजराइल को रोकने का। हाँ, अगर अमेरिका उस पर बमबारी शुरू कर दे, वो अमेरिका ने किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतिहास के कूड़ेदान में 5 मिनट में चले जाएंगे। यू नो द जूइश कंट्रोल ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी एटसेट्रा। सो द ओनली थिंग मैं समझ सकता हूं इस समय, और मैंने ये अपने करियर में कई बार देखा है, कई समझौते मैंने विटनेस किए, 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। ये 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। ये वैन साहब पहुंचे, दूसरे लोग पहुंचे, परसों ये वापस चले जाएंगे, फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगा, इजराइल ठोकता जाएगा। माई असेसमेंट। बिल्कुल ठीक है सर, और यही असेसमेंट दुनिया भी यही कह रही है। ट्रंप जिस तरह से बिल्कुल कुछ घंटों के अंदर ही अंदर इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। जब आप शांति की बात करें तो थोड़ा सा टोन डाउन होकर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा सा आप डील करें। जब आपको पता है कि इजराइल आपके काबू में नहीं है, आपको पता है कि वो बार बार डिरेल करा रहा है समझौता, उसके बावजूद भी आपका जो एग्रेशन है वो कम होने का नाम नहीं लेता है। तो बहुत सारे सवालात हैं इस ये जो एमओयू साइन हो रहा है इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को लेकर। बहरहाल इस बीच अगर कोई खुश है, युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, समझौता कितने दिन चलेगा, वाकई में बाद में जाके पीस डील होगी कि नहीं होगी, इस सब के लिए सबको वेट एंड वॉच करना है। और कोई बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, सभी लोग इसको लेकर स्केप्टिकल हैं। लेकिन अगर एक शख्स है वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत मिठाइयां बांटी जा रही हैं वहां पर, वो हैं शहबाज शरीफ। भाई बेचारे बहुत टेंशन में आ गए थे, पूरे पाकिस्तान में माहौल बना था, सूट बूट सब सिलवा लिया था, तैयारी पूरी कर ली थी, ट्वीट भी कर दिया था कि जी हम जा रहे हैं। लेकिन फिर मीडिया में खबरें आई, वो लास्ट की लाइन डिलीट करनी पड़ गई कि हम जावा नहीं रहे, न्योता नहीं आया। लेकिन अब भाई ये क्लियर कट हो गया है, न्योता आ गया है, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। बड़ी राहत की सांस उन्होंने ली आरजू, आखिरकार उनकी आरजू पूरी हो ही गई। देखिए वो तो हो ही जानी थी, इसलिए कि अमेरिका जिस तरह से किसी भी कंट्री से जो है वो मदद मांगता है या कलीज इस्तेमाल करता है, तो उसमें पाकिस्तान के अलावा तो उनको कोई और कंट्री फिलहाल दिखाई नहीं दे रही थी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही हो रहा है, क्योंकि उन्हीं को फेस सेविंग चाहिए थी। ईरान ने जिस तरह से उनकी मार लगाई है, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान से बेहतर कौन हो सकता था जो ट्रंप की मदद करते। इसलिए कि पहले भी हम अफगानिस्तान के वक्त भी मदद कर चुके हैं, या अफगानिस्तान के वक्त भी हम साथ थे अमेरिका के, और इस वक्त भी हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर है और हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी जरा भी जो है वो ताकत नहीं होती है, जान नहीं होती है। इस वजह से हम हर बार अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है। और कहा तो यही जा रहा था, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि तैयारी तो 2 दिन से थी, बल्कि हमारा मीडिया तो 4 दिन से, वो फेवरेट मीडिया जो गवर्नमेंट का है वो पिछले 4 दिन से जो है ऑलरेडी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका था। और आज आखिरकार शहबाज शरीफ साहब भी चले ही गए। कल रात तक तो हमें लग रहा था कि शायद नहीं कुछ होगा, लेकिन फिर बहरहाल वो पहुंच गए, उनके साथ फील्ड मार्शल भी पहुंच गए, और अब बिल्कुल उसी तरीके से बातचीत होगी। लेकिन मैं बिल्कुल दीपक वोरा सर के बात से एग्री करूंगी कि रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना है। ये लोग वापस आएंगे और फिर वही मार कुटाई जो है वो चल रही होगी, और मैं और आप बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि अब क्या होगा। आरजू रिजल्ट निकले ना निकले, अगर इस सब के बीच में किसी को थोड़ा जिसे कहते हैं ना लाइमलाइट में आने का मौका, थोड़ा जिसे कहते हैं ना चौधरी बनने का मौका मिला, ठीक है, उनकी चौधराहट कितनी चलती है कि नहीं चलती है वो बात अलग है, लेकिन जिसे कहते हैं ना मौके पे चौका अगर किसी ने मारा है तो पाकिस्तान था। पता था कि कोई डील वील नहीं होने वाली है, पता था कि यहाँ ईरान मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर पीस टॉक करा के पूरा दुनिया भर में इंटरनेशनल लाइमलाइट ले ली, फिर खुद को मीडिएटर नंबर 2 बना के अब देखिए स्विट्जरलैंड का भी न्योता ले लिया है। मतलब कुछ भी कहिए, नाम तो हो रहा है मुल्क का।
देखिए सब कुछ जो है वो ट्रम्प की वजह से ही हो रहा है। ट्रम्प ही चाहते थे कि पाकिस्तान को बीच में लाया जाए। ट्रम्प के ही फेस सेविंग की वजह से पाकिस्तान आया है, और कोई और कंट्री शायद मान नहीं रही होगी, या किसी और कंट्री को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये करना चाहिए। वैसे तो इस वक्त कतर भी बीच में आ गया है, और कतर की वजह से लग ये रहा है कि सारा क्रेडिट कतर ले जाएगा, और वो जो हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे वो हमारी थोड़ी सी का जो है वो हमारी जो क्रेडिट है वो हमें कम होता हुआ नहीं, आप दिखाई लोगों दे का रहा है। टेंशन तो वैसे भी हाई है। ट्रम्प जी अच्छा खासा फेवरेट फील्ड मार्शल से अब मोदी जी के बारे में तारीफों के लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रहे हैं। पसंद नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन तो बहुत बड़ी हुई है भाई। क्रेडिट ले जा रहा है कतर, ऊपर से फेवरेट फील्ड मार्शल आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी को किस तरह से रॉक सॉलिड बताया जा रहा है, कितना उनके बारे में तारीफ में एक बार नहीं, अगर हम कहें कि पिछले 72 घंटे में 2-2 3-3 बार तारीफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है। इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा नाथ जी, स्वागत है आपका। यूएसए में कितने होपफुल हैं लोग, वहां का मीडिया क्या कह रहा है कि सिर्फ जिसे कहते हैं फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक कोशिश और टाइम बाइंग, या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी, इजराइल जो है अमेरिका की फाइनली सुन लेगा, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मागा जो फैक्शन है, जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट का जो सपोर्ट बेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज रिप्लेस्ड जीसस क्राइस्ट। जो अभी वो जो करेंगे लिटरली सब सही है, और डील हो गई है, सब खत्म हो, वॉर खत्म हो चुकी है। और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे अकॉम्प्लिश्ड प्रेसिडेंट जो है आज तक, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यही एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और बाकी लोग जो 80% लोग हैं अमेरिका की, उनके हिसाब से ये तो नाकामयाब थी, प्रेसिडेंट ट्रंप थे, और यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। देर इज नो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द गोल्स और क्या अचीव उन्होंने किया है। ऊपर से वॉर ऑब्जेक्टिव तो एक कहते भी कि अचीव नहीं हुआ ना $100 पूर्णिमा बिलियन नाथ खर्च जी। करके। कोई ट्रम्प को ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्या करके आए, इतना गोला बारूद, इतना पैसा, इतना सारा नुकसान आपने झेल लिया, कैजुअलिटीज भी हुई हैं, बॉडी बैग्स भी आए हैं, भाई लेकर के आए हो साथ में? कुछ भी तो नहीं आए हो, खाली अमेरिका हाथ को आए हो, तो भत सिर्फ पिटवाई अपनी दुनिया में। अमेरिका को तो सिर्फ 15 लोग का बॉडी बैग आई है ना। और ईरान में तो 3000 के ऊपर लोग मारे हैं, लेबनान में 3700 की लोग मरे हैं। उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? इट्स ओनली जस्ट 15 पीपल। दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट अमेरिकन बॉडी बैग्स। ओ एक फेक टीयर्स की जो पॉलिटिकल प्रोपागेंडा चलती है बोथ साइड से, वो चल रही है कि हम अमेरिकन नहीं लोगों को पूर्णिमा नाथ जी, मारे रिजीम गए। चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है भाई। खामनेई साहब को अगर खत्म करना टारगेट था, वो तो पहले ही दिन हो गया था। मतलब आपने हासिल किया तो क्या किया? कुछ भी तो नहीं हुआ। एनरिच यूरेनियम जो है वो भी आपके पास नहीं आया, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कर क्या रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है सरेंडर कर रहे हैं। लेबनान के साथ भी कोई इजराइल लड़ाई नहीं करेगा, है ना, फंड्स भी रिलीज करने की बात हो रही है। तो मतलब अमेरिका ने क्या गेन किया? ट्रम्प किस मुंह से अपने लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने ये किया? आपने व्हाइट हाउस की और डिफेंस सेक्रेटरी की और रिपब्लिकन्स, हाउस रिपब्लिकन, सेनेट रिपब्लिकन्स और बाकी जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनकी स्टेटमेंट आप ट्वीट नहीं पढ़ रहे हो? वो तो बार बार कह रहे हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ बोल के दिखा रहे हैं। बार बार वो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक पिक्चर वायरल करा जा रहा है। वो तो वो दिखा रहे हैं कि पत्रकार ही क्या जो प्रेसिडेंट सिर्फ ट्रम्प ने बहुत कुछ स्टेटमेंट हासिल पढ़े, कर दिया। स्टेटमेंट के पीछे की रियलिटी ना पढ़े? this is what's happening. Propaganda war is 90% propaganda, 10% actual kinetic actions. तो यहाँ पे जो चल रहा है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रोपागेंडा चल रहा है। सो दिखा रहा है कि अमेरिका बहुत कुछ हासिल कर दिया। ओबामा का डील वाज नथिंग, ओबामा इज नथिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रूथ सोशल में पोस्ट किया है कि ओबामा का डील तो गंदा था और ओबामा को वो लोग हेट करते थे, और हम सबसे वहां पे जाके बहुत कुछ हासिल कर दिया। सी दिस इज नॉट व्हाट यू हैव डन, दिस इज व्हाट यू से यू हैव डन। ठीक है, अपने मुंह में यहाँ मिट्टू बना जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका ये युद्ध जीता है, और क्या वाकई में ये डील हो भी रही है कि नहीं हो रही है? हमारे साथ इस वक्त रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं ईरान से। रिजवी साहब, गौर साहब आपके साथ भी आऊंगी। रिजवी साहब जरा मुझे समझा दीजिए कि भाई ईरान ने बड़े पैमाने पर अपना नुकसान झेला है, ठीक है। कहा जा रहा है कि
मुल्क जो है पहले से ही सैंक्शंस के चलते पीछे चल रहा था, महंगाई झेल रहा था, अब और कई दशक पीछे चला गया है। अब ये डील आपको क्या हासिल करा रही है, और डील हो भी रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि अचानक से ईरान के हैंडल से आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी चल रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। जी बिल्कुल, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है, ये हैवानियत का खेल चल रहा है। और इस खेल का सबसे बड़ा हैवान जो है वो इजराइल है, जिसने जब भी पीस की बात हुई है, जब भी शांति की बात हुई हो, चाहे वो इस्लामाबाद में जब डेलीगेशन गया था ईरान से, नेगोशिएशंस चल रही थी, चाहे परसों जब एमओयू साइन हुआ, तो बिल्कुल क्लियर है, दुनिया के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इट इज इजराइल विच इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पीस इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया खुश है कि एमओयू साइन हो गया है, पूरी दुनिया में राहत की सांस ली जा रही है कि अब जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी, एनर्जी क्राइसिस नहीं आएगा, गरीब लोग भूखे नहीं रहेंगे, तेल गैस पूरी दुनिया में बच जाएगा। लेकिन इजराइल है, वो कह रहा है कि नहीं साहब, आप सब लोग मर जाएं, सब लोग भाड़ में जाएं, हमें तो लेबनान को तबाह करना है, हमें तो लेबनान के अंदर बच्चों और औरतों को कत्लेआम करना है, हमें तो 10 किलोमीटर अंदर तक बैठ के रहना है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई काम नहीं उससे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त अचीव हो रही है एमओयू साइन होने के बाद ईरान के लिए, और पूरी दुनिया ये समझ रही है कि सबसे बड़ी मुश्किल मिडिल ईस्ट में जो है, जिसको कैंसर कहा था इमाम खुमैनी ने, सबसे बड़ी मुश्किल मिडिल ईस्ट में इजराइल की प्रेजेंस है, जो कभी नहीं चाहता कि इस रीजन के अंदर पीस हो सके, शांति हो सके। एमओयू को लेके ट्रम्प भी एक्साइटेड है, यूएस भी खुश है, हालांकि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर चुके हैं। सारे लोग यूएस के अंदर इस बात को कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, अपोजिशन भी कह रहा है, खुद ट्रम्प के पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। ईरान भी ये बात कह रहा है कि हाँ भाई चलिए एमओयू साइन हो गया है, अब जंग रुक जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे। पूरी दुनिया इस चीज को लेके पॉजिटिव है, लेकिन एक एंटिटी है, एक प्रॉक्सी है यूएस की यहाँ पे, जो नहीं चाहती कि सही मानों में पीस हो। और इस वजह से आप देखिए, जैसे ही किसी तरह की नेगोशिएशन की बात होती है ना, वो एक्सकेलेट कर देते हैं, वो किलिंग्स को अपने एक्सकेलेट कर देते हैं। पहले वो 1-2 हमले कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही साइन होता है, एमओयू डील होती है, नेगोशिएशन होती है, वो अपने हमलों को बढ़ा देते हैं। क्लियर साइन देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की डील जो है वो नहीं हम होने देंगे, हम ये कत्लेआम करते रहेंगे। बिल्कुल, इजराइल को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहा है जब इतना ज्यादा अंदर तक घुसी गए थे, खामनेई साहब को खत्म कर दिया था, पूरी रिजीम जो है उसको आपने खत्म कर दिया था, तो ऐसे में ये सबसे अच्छा मौका है कि ईरान के साथ आर पार का युद्ध करने का, तो क्यों रुक रहे हैं? तो इजराइल को तो बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आ रही, और ये बात जग जाहिर है, वो इसको छुपा भी नहीं रहा है। इसकी वजह है कि देखिए, कोई यूएस भी कोई साधु संत नहीं बैठे हुए हैं कि उनका दिल जो है बहुत दुख गया ईरान के अंदर जो कत्लेआम किया, वो नहीं कर सके। नहीं, ट्रम्प को नोबेल प्राइज चाहिए, वो पीस के मैसेंजर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो ट्रम्प अटैक ना करते। ट्रम्प का पॉलिटिकल करियर ही शुरू हुआ था इस टर्म में, वो आए इसी बात पे थे कि मैं जंग खत्म करूंगा, मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाऊंगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद कर दिए सारे प्रेसिडेंट ने, मैं जो हूं शांति का दूत हूं। लेकिन इस जंग को शुरू ही किया है ट्रंप ने इस लालच में कि जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर मैं कब्जा कर लिया है, मैं ईरान के अंदर भी 4 दिन के अंदर कब्जा कर लूंगा। लेकिन ये ख्वाब उनका टूट गया, और इस चीज को उन्होंने समझ लिया, और दूसरे तीसरे हफ्ते से ही वो भीख मांगने लगे कि किसी तरह से यहाँ पे नेगोशिएशन करके बाहर निकल जाए। लेकिन देखिए, एक बहुत फर्क है नेतन्याहू के पॉलिटिकल कैरियर में और ट्रंप के पॉलिटिकल कैरियर में। नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर जंग, कत्लेआम, जेनोसाइड, मैसेकर के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर इस वक्त बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है कि शांति हो जाए, जंग रुक जाए, मिड टर्म इलेक्शन है, अपने अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है पब्लिक का, मागा बेस हिला जा रहा है, तो दोनों के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट है। और यही चीज हमें देखने को आ रहा है, इस जिस तरह से ट्रंप ने और जेडी वैंस ने आखिर इजराइल के खिलाफ बयान दिए, मुझे नहीं लगता पिछले 20-25 सालों में किसी भी प्रेसिडेंट ने, किसी भी यूएस की जो हुकूमत है उसने आगे बयान नहीं दिया था। और ये ड्रिफ्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों के जो मकसद हैं, दोनों के जो मफाद हैं, वो टकरा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका होगा, सही मानों में अमेरिका इस वेस्ट एशिया के रीजन से निकल जाए, और ताकि सही मानों में यहाँ पे शांति बहाल हो सके। चलिए कार्तिक गौर जी, भाई मिडिल ईस्ट के लोगों को भी बहुत पसंद नहीं आ रहा है अमेरिका की वजह से खुद पर मिसाइलों का हमला। वो कह रहे हैं कि भाई आपको तो रक्षा के लिए बुलाया था, आप तो यहाँ बवाल लेकर आ गए, अशांति फैला दी। मिडिल ईस्ट को इजराइल कोई बहुत नेचुरली स्वीकार तो कभी भी नहीं था, आवाम को तो कम से कम नहीं था। अगर बाकी हुक्मरानों में आपस में समझौता हुआ वो अलहदा बात है, लेकिन अगर एक आवाम के बीच जाए तो इजराइल नेचुरली एक्सेप्टेबल मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को नहीं है। तो ऐसे में अब ईरान का जो बढ़ता प्रभुत्व है, जाहिर सी बात है कि आप इतनी बड़ी लड़ाई आपने सस्टेन कर ली है, आप इतने वक्त तक यहाँ पर अमेरिका को एक बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हुए हैं, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जबानी जंग तो करती रही, लेकिन ईरान के खिलाफ कुछ ठोस नहीं कर पाई। तो ये तो एक शक्ति बनकर नहीं उभर गया मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान, बड़ा सरदर्द, क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता था कि ये ताकत उसके पास आए।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन पहले मैं आपके कलीग गोनिका जी के शो पे था। मैंने यही बोला था कि ये आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जो पीस डील है उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स है। इट इज एज गुड एज के हम दूध में हम नींबू निचोड़ रहे हैं एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस के दूध फट ना जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि राइट अवे देर आर 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, इसमें एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि भाई वी वुड हैव केप्ट लेबनान आउट ऑफ इट, जो ईरान नहीं मानेगा। द सेकंड ऑप्शन इज वी कीप लेबनान एंड हिजबुल्लाह पार्ट ऑफ द डील, और इजराइल को बोले कि भैया तुम वहां पे अटैक मत करना, लेकिन वो सबको पता है कि इजराइल कभी मानेगा नहीं। तो इट इज अ नॉन स्टार्टर फ्रैंकली स्पीकिंग राइट एट द ऑनसेट। ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए हम साइन करेंगे, सारे लोग ताली बजाएंगे, लेकिन जिसको भी थोड़ा लॉजिकल और जियोपॉलिटिकल नॉलेज है उसको पता है कि भाई दिस इज अ नॉन स्टार्टर एंड इट विल ऑलवेज बी, जिसको मैंने गोनिका जी के शो पे बोला था, हम ओल्डन डेज में कश्मीर के रिलेटेड कहते थे कि भाई सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल। So as of now it is tense but under control, but you never know when it is going to go out of control. As far as Americans का concern है, देखिए, और हमको ये चीज लॉजिकली समझनी पड़ेगी कि as much as the Gulf countries have taken the hit, no doubt on that, लेकिन as of now अमेरिका को छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट मैंने क्लियरली कहा है कि इनफैक्ट अमेरिकन्स आर गोइंग टू बिकम रिचर एंड दे आर गोइंग टू सेल मोर वेपन्स। ये एक लॉजिकल फैक्ट है। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आज 2 मिसाइल गिरी है मिडिल ईस्ट में तो कल आके चाइना विल टेक ओवर या रशिया विल टेक ओवर। ये नहीं होने वाला है। इनफैक्ट कैच 22 सिचुएशन या चेस बोर्ड में हम कह सकते हैं कि चेकमेट या एक लटकती तलवार मिडिल ईस्ट पे रख दी है, बट उसका नेट फायदा अमेरिका को डेफिनेटली होगा। और ये गेम अमेरिका काफी जगह खेलता है और फिर एक जगह खेल चुका है। चलिए, अमेरिका खेल रहा है, लेकिन इस खेल में दीपक वोरा जी, क्या अमेरिका वाकई में दुनिया की नजर में बैकफुट पर आया? आप देखिए कि इस जंग के अंदर अभी भी कोई डील हो जाए, ये मेरा पूरा पैनल इसी बात को कह रहा है कि ये सिर्फ पोजिशनिंग है, लेकिन डील हो और कितने घंटे चलेगी इस पर आप सभी को डाउट है, पूरी दुनिया को डाउट है। क्या ऐसा होगा कि भाई कहने के लिए डील है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, दुनिया का व्यापार चलता रहे, जंग भी पैरेलली जारी रहेगी? एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं हमारी बेटी आरजू से, मैडम नाज से और गौर साहब से। इसका एक क्लॉज है डील का, क्लॉज नंबर 8, कि ईरान और अमेरिका डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो फिर ये पाकिस्तानी क्या फुदक रहे हैं वहां पर? वो क्या करने गए हैं? चाय पिलाने के लिए? जब डायरेक्टली आप बात कर रहे हो तो मध्यस्थता की क्या जरूरत है? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एकदम खोल देंगे, खोल दिया, और फिर अमेरिका की तरफ से उसके बाद 7 दिन में देखेंगे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। मेरा मानना है एज ए प्रोफेशनल डिप्लोमेट, मैंने बहुत सी पीस डील्स देखी हैं, 10 मिनट तक नहीं चलती, स्याही सूखती है, टूट जाती है। बेटा, साउथ सुडान के बीच में मैंने आई पार्टिसिपेटेड एज मध्यस्थोफाई किया, सिग्नेचर हुआ नहीं, हमने शैंपेन की बोतल खोली तो डर ये क्या हो रहा है, जंग फिर शुरू हो गया बाहर। इट यूज्ड टू बी वेरी फनी, इट वाज अ जोक। ये जो मैं देख रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट। और दूसरी चीज, मेरा मानना है, जैसे मैंने इस एमओयू को बहुत एनालाइज किया, बहुत से मेरे ग्रुप के लोगों ने, अमेरिका हैज गॉट व्हाट इट वांटेड। हॉर्मुज खोल दिया है, सारी दुनिया बड़ी खुश है, और ईरान को अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ। ऑन द ग्राउंड जिल्च। मेन थिंग खोलना था मुझे, ये हॉर्मुज खुल गया है, बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम देखी जाएगी, ये होगा वो होगा, बट नथिंग ऑन द ग्राउंड। $300 बिलियन की बात कर रहे हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप का चाचा देगा? वो कहां से आएंगे वो पैसे? और फिर खाड़ी के देशों का जो नुकसान हुआ वो कौन देगा? सो बेसिकली आई थिंक दिस इज अ वन साइडेड एमओयू, और ट्रंप साहब बड़े खुश हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट को भेज देंगे, जी मैं जीत के आ गया, देख लीजिएगा, अब हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, मध्यस्थता की जरूरत नहीं। फिर भी मध्यस्थता हो रही है। डोंट यू थिंक इट्स अ सर्कस? मुझे तो यही लगता है, एक तरफ कुछ आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। एनीवे, दिस इज माय ओन असेसमेंट। बेटा 53 साल कूटनीति में हो गए, ये ऐसी चीजें मैंने कई बार देखी है। ठीक है, यानी कि एक विन विन सिचुएशन। मैं अपने आप को जीता बता दूं, मैं अपने आप को जीता बता दूं, मैं अपने आप को चौधरी बता दूं कि मैंने मध्यस्थता कराई है। जमीन पर कुछ नहीं होगा, जंग जारी रहेगी, कत्लो-गारत मचती रहेगी, टेंशन बनी रहेगी। जिसने प्रेशर डाला है वो अपने अपने फायदे के हिसाब से, फिर चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो कि भाई अब इन पे हमला नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद खुल होता रहेगा। तो यही स्थितियां फिलहाल बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन आरजू भाई, अब जब सर ने बताया क्लॉज में लिखा है कि आपस में बातचीत करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अभी तो सूट बूट में फोटो आप के लिए तो चले गए हैं, अच्छा सा सूट पहन के, शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब, लेकिन आगे क्या करेंगे? खेल खत्म?
देखें, सबसे पहले तो अगर ये आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते तो शायद शुरू से ही पाकिस्तान की जरूरत ना रहती और ये आपस में ही अपनी बातचीत कर लेते। लेकिन यहाँ पर ईरान कह रहा है कि वो जीत गया है, अमेरिका कह रहा है कि उसने ये लड़ाई जो है वो जीती है। तो ऑब्वियसली इनको बीच में कोई ना कोई चाहिए, जो कि ये जिसको ये कह सके ये कि जी इनकी वजह से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरी कंट्री। तो इस वक्त तक तो कतर या पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री ऐसी नजर नहीं आई है डोनाल्ड ट्रंप को जिसको ये कह सकें कि जी आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, ये आप कह दीजिए कि जी आप कह रहे हैं तो लड़ाई जो है वो रोकी जा रही है। हालांकि हरगिज पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ईरान या अमेरिका को ये समझा सके कि जी आपने अटैक नहीं करने, क्योंकि अगर हम इतने स्ट्रांग होते तो शायद अफगानिस्तान का अटैक हमने रोक लिया होता। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि क्योंकि किसी का कहते हैं ना किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो वो हमारा कंधा है, पर आपके बंदूक जो है कंधे वो खुद ही पता नहीं मजबूत ईरान नहीं की है, है। मतलब कहाँ नहीं, से हमारा बंदूक कंधा चलाएंगे? मजबूत है ना, कंधे पे हमेशा से अमेरिका ने हमारे बंदूक चलाई है, अच्छा, अफगानिस्तान के टाइम भी, और इसलिए यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन आरज़ू एक बात आई है, पीओके में भी इतना सब कुछ हो रहा है आजकल, पाकिस्तान को डील्स का और बातचीत का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, संभल तो रहा नहीं है पीओके, बातचीत का हाँ, न्योता दे दे। कश्मीर में तो हमने तो कहा ही है कि अब बात पीओके पे होगी। देखिए, वो तो हम लोग बात यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो अक्सर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे आज़ाद कश्मीर या पीओके में जो कुछ हो रहा है पहले ये उसको तो कंट्रोल करके दिखा दें या उनकी बात सुन के यहाँ पर तो अमन हो जाए फिर बात करें। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे जो मीडिया है वो भी ज्यादा ईरान और अमेरिका ही दिखा रहा है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के ऊपर काम हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशन कोई खास अच्छी नहीं है कश्मीर को लेकर। लेकिन ये यहाँ पे इनको ये चीजें शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं और अब इस वक्त ट्रम्प को खुश करना है तो उसी के पीछे पीछे गए। और वही जैसे कहते हैं ना सर, जो दीपक बोरा सर अक्सर मजाक में बात करते हैं, तो मैं भी सर वही कहूंगी कि अगर हम नहीं गए तो सर ये डायलॉग करते रहेंगे, हम जाएंगे तो झगड़ा शुरू होगा, तो इसलिए भी शायद हमें भेजा गया है। आरजू आपकी साफगोई को हमेशा हम लोग दाद देते हैं, लेकिन जरा एक बात और बता दीजिए कि अंदर खाने से क्या खबरें आ रही हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए, बीच में पाकिस्तानियों ने खूब मजे लिए थे कि भाई संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, दोस्ती टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, फेवरेट फील्ड मार्शल है, फेवरेट मुल्क है। अभी थोड़ा खुश नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रम्प साहब को? बहुत दिनों से कोई तारीफ नहीं आई है। नहीं, देखें, ये तो हमेशा से ही लोगों को अंदाजा था कि भारत के साथ दोबारा से टर्म्स हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। हमेशा से दोनों कंट्रीज जो हैं वो साथ में काम भी करती रही हैं और एक इम्पोर्टेंस रही है भारत की। तो मुझे नहीं लगता कि इनको ये पक्का यकीन हो गया कि अब भारत से कभी बात नहीं होगी या पीएम मोदी से बात नहीं होगी ट्रम्प की, तो वो डेफिनेटली हुई है। लेकिन इस वक्त सारा फोकस जो है इनका वो फिलहाल ईरान और अमेरिका की तरफ ही है। चलिए पूर्णिमा नाथ जी, ट्रम्प कर क्या रहे हैं भाई? क्या करना चाह रहे हैं? इजराइल उनके काबू में है नहीं, ऐसा लगता नहीं है। स्विट्जरलैंड भेजकर क्यों वक्त और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिखाना तो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में अपने बेस को, और डेमोक्रेट्स को दिखाना है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और ये एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुकी है डिजिटली, ऑटो पेन भी कह सकते हो। लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे वहां पे जाके अगर आपने बात कर लिया, कितने बार साइन हो चुका है वो पेपर भी, पोजीशन में दिखाया, डोनाल्ड ट्रम्प का भी वहां पे साइन दिखाया, डिजिटल साइन दिखाया। अब वैंस वहां पे जाने का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। दिस इज द सेम डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द डे। सो यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग्स। जैसे आपको $300 बिलियन देनी है, पहले तो उन्होंने कोशिश किया था कुछ समय उसको $300 मिलियन बोलने का, उसके बाद कोशिश किया था वो टोटली डिनाई करना कि वो दे ही नहीं रहे। लेकिन वो जब वर्डिंग्स आ चुके हैं और लोग बोलने शुरू कर दिए कि आपके तो वर्डिंग में ये नहीं है कि आप दे नहीं रहे हो, आपको तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि $300 बिलियन आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देने वाले हो, तो उनके पास है कुछ नहीं है अभी। लेकिन वो साइन इज ए सॉर्ट ऑफ लाइक एक प्रोसीजरल नैरेटिव बिल्डिंग, इमेज पोस्चरिंग तो कर ही रहे हैं कम से कम। लेकिन अगर हम पूछे रिजवी साहब से, रिजवी साहब, कतर का और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है? कितना भरोसा किया आपने पाकिस्तान के ऊपर इस पूरी बातचीत में? ये कतर और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है ये तो खुद कतर और पाकिस्तान ही बता सकते हैं। बस मैं ये कहूंगा फिर भी वहां खबरों में क्या आ रही थी? खबरें वहां के इंटरनल्स क्या कह रहे थे कि भाई ये हमारे साथ हैं, हमारी भलाई चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की भलाई छोड़कर आपकी चाहे, ये हजम नहीं होगी बात किसी को भी। देखिए, ये जो पाकिस्तान को जो इन्होंने, क्योंकि जब
अमेरिका के बेसिस पे अटैक होना शुरू हुआ और ट्रंप ने सारे दरवाजे खटखटाए कि भाई हमारी जो है डील करा दो ईरान के साथ, और ये अब जो एक बात खुल के आ रही है, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ भी गए, टर्की भी गए, कतर भी गए, हर जगह इन्होंने जो है दरवाजा खटखटाया। तो ईरान ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, शायद इस वजह से, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है साउथ एशिया का, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ये सब जानते हैं। तो एक ऐसे कमजोर मुल्क के जरिए से ईरान ने चाहा कि हम अमेरिका के साथ डायलॉग करें, कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक हार भी ये हाईलाइट हो जाए पूरी दुनिया में, कि इस बार जो डील होगी वो ओमान के जरिए से, कतर के जरिए से, टर्की के जरिए से नहीं, पाकिस्तान के जरिए से होगी, जो सबसे कमजोर प्लेयर है इस पूरे रीजन के अंदर। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए से भी एक डिप्लोमेटिक पैगाम देने की कोशिश की है ईरान ने, कि पाकिस्तान के जरिए से ये इन्होंने डील की है, और नाम भी आप देखिए इसको हाईलाइट किया गया है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम करके इन्होंने। उसके अलावा आप देखें कि 15 हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर नाम से, और उसके बाद इस वक्त यूएस का मीडिया कह रहा है कि हाँ, अनकंडीशनल सरेंडर अचीव हो गया है, ट्रंप ने सही कहा था, जो कहा था वो कर दिखाया, लेकिन वो अनकंडीशनल सरेंडर ईरान का नहीं करा पाए, बल्कि यूएस का अनकंडीशनल सरेंडर कराया है। जितने पॉइंट्स इस वक्त जो एमओयू के अंदर साइन किए गए हैं वो इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारे डिस्कशन सेकेंडरी हैं। खुद इस तरह की एमओयू के ऊपर साइन करना डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार है। हालांकि जैसे कि पूर्णिमा मैम बता रही हैं, मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए से वो खुद को फिर से बादशाह और एक राजा की तरह दिखाएंगे कि मैं जंग जीत के आया हूं, लेकिन हकीकत जो है बिल्कुल इसके बरक्स है। उन्होंने ईरान के सामने, और ये बात बिल्कुल क्लियर है पूरी दुनिया के लिए, कि ये जो उन्होंने किया है, ये जो डील की है, नेगोशिएशन की है, वो किसी सद्भाव में नहीं की है, मजबूर होकर की है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था 27 फरवरी को, उसको एक हथियार बना दिया है, हथियार बना के पेश कर दिया है तोहफे की तरह ईरान के लिए, और ईरान अब जब चाहे इसको बंद कर सकता है, खोल सकता है, और पूरी दुनिया पे खासतौर से अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकता है। जब ये बात कही गई कि पहला जो पॉइंट है उसमें लेबनान के अंदर भी जंग रुकनी चाहिए, हर मोर्चे पे जंग रुकनी चाहिए इंक्लूडिंग लेबनान, और उस पर जब अमल नहीं हुआ तो कल जो है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। तो ये फिर से प्रेशर बनाएगा अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को प्रेशर बनाना पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि आप लेबनान के अंदर जो कत्लेआम आपने अमेरिका इतना सीधा है, उस पर कितना आराम से भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका के पास जिस तरह के घातक हथियार हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को अगर अमेरिका ठान ले तो फिर वो क्या कुछ कर सकता है। तो क्या अमेरिका, हम ये क्यों ना सोचें किसी तरह का कोई टाइम बाय कर रहा है, उसकी अपनी नई एक वॉर स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्यों उसको ऑन द फेस ऑफ इट कबूल किया जाए? मैं आपके पास आऊंगी रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगी सेकंड राउंड में। जरा कार्तिक गौर साहब से पूछ लूं। कार्तिक गौर साहब, अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज की, आज अमेरिका मालामाल होगा उससे और हथियार खरीदे जाएंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को समझ में आ गया है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, थोड़ा और उस पे भी मजबूती से पैसा और खर्च करने की जरूरत है। लेकिन अमेरिका का रुतबा, अमेरिका की हैसियत इस जंग के बाद क्या रह गई है? नंबर 2, ईरान, सऊदी अरब और ईरान के अंदर एक टसल जरूर होती थी, लेकिन ईरान कहीं भी उस पूरे गल्फ एरिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नहीं होता था। लेकिन आज ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को बैकफुट पर धकेला, जिस तरह से इस लड़ाई को अपनी पूरी रिजीम कोलैप्स होने के बाद भी सस्टेन किया, तो ईरान यहां पर एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर उस रीजन में उभरा है। देखिए, इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक ये कहना कि भाई ईरान एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरा है, इसको एक तरीके से आप वैलिडेट बिल्कुल कर सकते हो, पर जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज आई थिंक ऑल्सो सोच रही है कि ईरान हैज ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ बिगर ट्रबल मेकर, क्योंकि आज के टाइम में वॉर कहीं पे भी हो सकती है। दे फाइंड इट वेरी इजी कि भाई अब जो पहले 12 दिन का वॉर हुआ था जहां पे सिर्फ वो अटैक कर रहे थे इसराइल पे, शायद उससे उनकी बात नहीं चली, तो ये उनको एक नया सिस्टम मिल गया कि व्हाई नॉट एस्केलेट द वॉर, स्टॉप द हॉर्मुज, एंड उससे हमको एक मीडिया अट्रैक्शन मिलेगा, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। यूएई टू दैट एक्सटेंट थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है। आपको अगर याद भी होगा तो ओपेक से भी निकल चुका है, और आज के टाइम में देयर इज अ फुल कंटिजेंसी प्लान जहां पे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, एंड वी आर गोइंग टू यूज फुजेरा रादर टू ट्रैवल अवर टू यूज अवर ऑयल एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यूएई टू दैट एक्सटेंट बहुत ही डिफरेंट है विद इन दिस होल सिनेरियो, क्योंकि हम एक अब्राहम अकॉर्ड्स के भी सिग्नेटरी है, एक माइंडसेट भी डिफरेंट है, हमारी लीडरशिप का माइंडसेट भी डिफरेंस है, और ये जो ईरान का जो प्रॉब्लम है दैट वी हैव ऑलवेज अंडरस्टूड, दैट इज व्हाई वी हैव बैंड मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजबुल्लाह और ये सारे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं। फाइन, बट इस जंग के बाद अमेरिका की क्या वो हैसियत, वो कुव्वत रह जाएगी? ये भी तो सवाल है ना सर।
नहीं, वो हैसियत कुवत देखो, सारे लोगों को, जो भी स्मार्ट प्लेयर्स है, दे ऑल नो हाउ अमेरिका वर्क्स। उनको ये जो सारे प्रॉक्सीज होती है, वो अगर अमेरिका चाहे तो वो अमेरिका खुद उनको बोल के मिसाइल डलवा सकती है। तो दैट एवरीबडी नोज द गेम्स दैट CIA प्लेज, दैट अमेरिकन्स प्ले। इनफैक्ट अगर मैं वोरा सर को एक फूड फॉर थॉट दे सकूं, जब अमेरिका कहता है कि यू वांट टू टॉक डायरेक्टली विथ ईरान, ये आप इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग अगर कल को ईरान अगर एग्री कर जाए कि सारा ऑयल हम लोग खाली US$ में बेचेंगे और युआन एंड दोस करेंसीज विल नॉट बी यूज, दे कुड एंड अप गिविंग देम मच मोर। ठीक है, दीपक वोरा साहब, आप ही के पास लौट कर आती हूं कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। अभी गौर साहब ने जिक्र किया है कि वो डॉलर्स में बेचेगा। बेटा, गिव मी अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन टू यू। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर ईरान के पास जो पुराने थके हुए अमेरिकन प्लेन्स हैं, वो शाह के ईरान के टाइम पे थे, शिप्स हैं, आर्टिलरी है, उनके स्पेयर पार्ट्स और एमुनिशन अमेरिका से मिलेंगे। हंसीएगा, 40 साल पहले मैं पोस्टेड था, शायद आपने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल का नाम नहीं सुना है। अमेरिका डायरेक्टली हथियार, एमुनिशन, स्पेयर पार्ट्स ईरान को नहीं दे सकता। इजराइल को बोला आप बेच दीजिएगा, हम आपको रिप्लेनिश करेंगे, दुगनी कीमत लीजिएगा, और जो आपको मुनाफा होगा उससे मेरे हथियार निकरागुआ भेजिएगा, जहां पर सोशलिस्ट सरकार के अगेंस्ट वहां के बागी लड़ रहे थे। ट्रायंगल बन जाता है। ये क्या दुनिया है? निकरागुआ का क्या लेना देना? उसको ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल कहते थे रोनाल्ड रेगन के टाइम में। मैं जानता था दोनों, ऑलिवर नॉर्थ और जॉन पॉइंटेक्स्टर, सजा हुई, फिर रेगन ने उनको माफ कर दिया। बेटा, आई विल नॉट बी सरप्राइज, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैंने दुनिया बहुत देखी है, अब मैं किसी प्रकार की शर्त लगाने को तैयार नहीं हूं, बट इट्स क्वाइट ट्रू। अगर ये डायरेक्ट बात होती है, ऑयल माइट बी सोल्ड, ईरान का तेल जाएगा इन US डॉलर। इजराइल का क्या होगा? पूरी दुनिया में ऐसा वो ठोकता जाएगा, वो सुनेगा नहीं किसी की। अच्छा। वो तो हिजबुल्लाह को खत्म करेगा और ईरान भी मान जाएगा एज द टाइम गोज बाय। अगर उसको अपने आप को बचाना है, इट विल से गया वो, जैसा कई बार हम कहते हैं गया वो छोले खाने, क्या ही वांट्स टू सेव हिमसेल्फ। सीधी बात है। तो यानी ईरान को एक्सेप्ट एक तरह से कहें डिप्लोमेटिकली, ठीक है आप ना करें, लेकिन एक तरह से कि ठीक है तुम एग्जिस्ट करते रहो, को एग्जिस्टेंस हो जाएगी, हमें हिजबुल्लाह और इसको हूती इन सबको खत्म करने दो और एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? 100% मेरा मानना है कि ये हो सकता है, मैंने कहा होगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सर के अमेरिका टाइम बाय कर रहा हो? भाई जाहिर सी बात है अमेरिका ये इमेज तो नहीं लेके जाएगा ना दुनिया के सामने कि हमने सरेंडर कर दिया, अपने मीडिया में, अपने पॉलिटिकल सर्किट में, पूरी दुनिया में, क्योंकि इस जंग में अमेरिका के सामने आंखें लोगों ने तरेरी हैं। फिर चाहे वो नाटो के मेंबर हों, यूरोपियन यूनियन देशों के सदस्य हों, हर किसी ने आंखें तरेरी हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी निकलकर सामने आए हैं। ये तो ऑफिशियली आपको बताया है ना, क्या सच्चाई है वो आप लोग, हम लोग नहीं जानते। इतना ही बता दूंगा, आपने नाम सुना होगा अल जुलानी अल शारा, जो सीरिया वाला भयंकर आतंकी था, फिर उसने अपनी दाढ़ी मुंडवाली, ट्रिम करा लिया, बड़ा सूट पहन लिया, इंग्लैंड से, सेविल रो से। अरे ट्रम्प कहता कितना डार्लिंग हैंडसम आदमी है, ये तो मेरा भाई है, अरे वो बन गया वहां का राष्ट्रपति। बेटा, कल ईरान और अमेरिका के संबंध ठीक होने होंगे, दे कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है आप देखिएगा। ठीक है पूर्णिमा नाथ जी, भाई ये एक पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है कि भाई दोनों के बीच में अब बातचीत होगी, इजराइल अपनी अलग लड़ाई लड़ता रहेगा, तो अमेरिका इजराइल का हाथ छोड़ दे। वहां की जो पूरी की पूरी ज्यूइश लॉबी है, कहा जा रहा है कि जंग में उतरने के लिए ट्रंप को मजबूर भी उसी ने किया है। क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए, आज जो सिचुएशन है, 2 years आफ्टर अक्टूबर 23 का जो मैसेकर हुआ था, सडन जो शिफ्ट हमें पॉलिटिकली दिख रहा है, कॉन्वर्सेशनली दिख रहा है, सोशली दिख रहा है, दिस हैज नेवर, वी हैव नेवर सीन दिस बिफोर। जैसे पहले एपैक का एक दबदबा था, अभी भी है, एंड दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, और व्हाइट हाउस में कंट्रोल उनका है, और कोई भी आज तक कोई भी कांग्रेस हो, सेनेटर हो, या नो पॉलिटिशियन सर्वाइव्ड विदाउट एपैक सपोर्ट। आपने अगर 1-2 शब्द बोल दिया एपैक के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट, आपकी करियर खत्म। जैसे थोड़ी दिन पहले थॉमस मासी का करियर खत्म हो चुका था। he is in the field, he is still going to be in the field, but ये this is a reality that उनको प्राइमरी में
उनको हटाया गया है, उनको हमारी पार्टी ने उनको हटाया है। सो नाउ मी एज ए कांग्रेशनल कैंडिडेट, अगर मैं कुछ भी बोल दिया इजराइल के खिलाफ या एपेक के खिलाफ, मेरा पॉलिटिकल करियर तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। दिस इज द ट्रूथ हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये 10 साल के बाद ये चेंज होने वाला है कि नहीं, विल सी, बट दिस वॉर हैज क्लियर्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। A lot of people are coming and saying, even for the people from our party also. मेरे एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो मेरे YouTube में है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी इजराइल के साथ हूँ, लेकिन उसके बाद जो इजराइल ने किया है, गाजा को फ्लैटन किया है, वो उसके बारे में आप किसको बोलते नहीं सुनोगे। अगर मैं यहाँ पे बोल तो रही हूँ मैं, लेकिन वो मुझे खत्म कर देंगे इसके लिए। This is the reality over here at this point of time. Jewish lobby का इस कदर दबदबा है, इस कदर से इन्फ्लुएंस है। आरजू, इस जंग को लेकर आप शुरुआत से एक चीज को लेकर आप बहुत क्लियर थी और बार बार आपने कहा था कि चाहे कितने भी घातक हमले कर लीजिए, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा, सरेंडर नहीं करेगा। और आज भी हम वही देख रहे हैं, हमले हल्के हुए, बड़े हुए, धमकियां दी गई, पर ईरान झुका नहीं है। अब यहां से आपका असेसमेंट क्या कहता है, जंग कहां जाती हुई नजर आती है? क्योंकि आप लोग बखूबी ईरान को, ईरान के लोगों को, उनकी तहजीब को समझते हैं, बॉर्डर्स लगे हुए हैं, व्यापार भी होता है ऑफ रिकॉर्ड, तो किस तरह से आपको लगता है कि अब आगे जाता है मामला? देखिए, यहाँ तो ऐसा ही लगता है, यही बात हो रही है कि ईरान ने तो बहरहाल हार नहीं माननी। जो कुछ ट्रम्प कह रहे हैं, या अभी जो एमओयू साइन होने के बाद भी जो स्टेटमेंट साइन थी ट्रम्प की तरफ से, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा, ईरान की कोई बात मानी नहीं जाएगी, कोई कंडीशन जो है वो पूरी नहीं की जाएगी, और उसके बाद जो है वो ईरान को ही हारना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही समझा जा रहा है कि ईरान ऐसा कुछ नहीं करने लगा जो ट्रम्प चाहते हैं, या ट्रम्प की जो कोशिश है, इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी बातें जो है वो ईरान की भी माननी होंगी। और वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो धमकी होती है, या अगर आप किसी को थ्रेट करते हैं, तो वो जब तक ही चलती है जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं कर देते, तब तक ही कोई डरा रहता है कि ऐसा ना हो ये हमारे ऊपर अटैक कर दें। लेकिन अब तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है, तो अब उनके पास ऐसी कोई चीज रह नहीं गई है जिसको के लिए वो डरे, या वो अमेरिका की या किसी की बात को सुने। आप खुद उनको उस जगह पर ले गए अमेरिकन, जहां पर के ईरान के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो लड़े, और ईरान को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन ये जरूर है कि वो बाकी इस्लामिक नेशंस की तरह ना तो डरते हैं और ना ही घबराते हैं, और ना ही उनकी बात को सुनते हैं अमेरिकन की या किसी की भी। यहाँ पर अगर कोई गल्फ कंट्री होती या पाकिस्तान की तो चले 10 प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल भी है और भी है, लेकिन जो पैसे वाली गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका के आगे हमेशा झुकी रहती हैं। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ट्रम्प को अचीव होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के आवाम के बीच में क्या मैसेज गया है इस पूरी जंग में? पाकिस्तान का जो रोल रहा है, कहा जा रहा था कि वो एंटी ईरान रहा, चाहे उसने कुछ भी कहने की बातें अलग रहीं, लेकिन जो सपोर्ट और जो वाहवाही, जो तारीफ के कसीदे पड़े, वो ट्रम्प की शान में पड़े और ऑब्वियस रीजंस की वजह से पड़े। लेकिन यहाँ बैक होम हमने बीच में भी देखा था कि पाकिस्तानियों के अंदर बड़ा क्रेज आ गया था इसराइल के लिए, वो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान और इसराइल के बीच में दोस्ती हो जाए। अभी वहां का आवाम के हालात और मूड बदला है, और क्या वो वाकई में इस पूरे मसले में पाकिस्तान को एक विनर के तौर पर देख रहे हैं, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को, या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये इस्लाम के साथ गलत किया इन दोनों ने? नहीं, देखे, इनको विनर तो तब देखते हैं ना अगर इन्होंने कुछ अचीव किया होता, कोई बात हो गई होती, कोई लड़ाई रुक गई होती। एमओयू साइन हो रहा है, उसके साथ अटैक्स फिर भी चल रहे हैं इसराइल के, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, तो लोगों को ऐसा लगता है, बल्कि कई हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी हैं और भी कई दूसरे लोग जो हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इनको टाइम मिल जाए ईरान और अमेरिका से, तो थोड़ा आके जरा कश्मीर में भी देख लें, थोड़ा सा बलूचिस्तान और जरा केपीके में भी एक चक्कर लगा कर आ जाएं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि वो लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो लड़ाई चल रही थी उसमें लोगों ने बड़ी महंगाई जो है वो बर्दाश्त की है, तो लोगों ने कहा कि ये शुक्रिया लोगों के बीच में जाके अदा करें, ताकि लोग उन्हें बता सकें कि वो कितने खुश हुए हैं। नहीं आरजू, अभी थोड़े दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो आप ही तो कह रही थी कि इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पे कदम भी रख सकें, मतलब पीओके में ये जा ही नहीं सकते, एंटर ही नहीं कर सकते। बातचीत तो बात की बात है ना, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है कि ये कदम ही नहीं रख पाएंगे वहां पे। बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि अगर इतना ही सब कुछ परफेक्ट चल रहा है
तो जरा लोगों के बीच में जाके बात करें और कहें कि जी बहुत लोग अच्छा लग रहा है लोगों को कि महंगाई जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, या जो कुछ इस वक्त कश्मीर में चल रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये एक और बलूचिस्तान तैयार कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी अपने शोज में भी कही है कि ये एक और बलूचिस्तान यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। यहाँ पर इनको सब कुछ वही देखने को मिलेगा। कुछ दिन में मैं और आप डिस्कस कर रहे होंगे कि मिसिंग पर्संस का इशू भी हो गया है और किस तरह से लोगों को टेररिस्ट कहकर और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये मामलात को जोर जबरदस्ती से हल करने की इनकी आदत है। इनको बात सुनने की या दूसरे को सही समझने की आदत नहीं है। हमेशा दूसरा गलत होता है और उसके बाद यही सही होते हैं। जब तक ये अपनी ये पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर यही कुछ होता रहेगा। ठीक है आरजू, हमने सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर बुद्धि कहां से आएगी जब विनाशकाल मतलब आप पे हावी हो रहा है? तो ये बात अब ट्रंप के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, भाई किसके लिए मुफीद बैठती है, ये सब लोग आप लोग जज कर लीजिएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए और अच्छी खबर तो मेरे पैनल ने नहीं दी है कि उन्हें युद्ध जो है कम से कम रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ टाइम पाएंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ ठंडा पड़ सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, लेकिन ये डील जो है वो नो डील ही बनकर अभी फिलहाल के असेसमेंट में नजर आ रही है। आप सभी चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।